तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सागर से बड़ी खबर। पानी में बही कार में मौजूद थे कई लोग। कार से कूदकर बचाई जान। तो बंडा के खैरवाहा की घटना बताई जा रही है। दंतेवाड़ा सागर से बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कि पानी में कार बही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां कार में मौजूद कई लोग थे, तो वहीं कार से कूदकर कार सवार लोगों ने अपनी जान बचाई है। बंडा के खैरवाहा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। और अगली बड़ी खबर दंतेवाड़ा से है, जहां मंगनार गांव में इंद्रावती नदी में पलटी नाव पलटने से बहे 2 ग्रामीण। एसडीआरएफ ने एक युवक का किया रेस्क्यू। दूसरी ग्रामीण की तलाश में जुटी है एसडीआरएफ। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर है। मंगनार गांव में इंद्रावती नदी में पलटी नाव पलटने से 2 ग्रामीण बहे हैं। एसडीआरएफ ने एक युवक का रेस्क्यू किया है। दूसरी ग्रामीण की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। रात को हमें सूचना मिली थी कि एक मंगनार के व्यक्ति हैं जो बीच में फंस गए हैं। तो हमने बहरमगढ़ की टीम को और दंतेवाड़ा की टीम को पुलिस थाना बारसूर को और राजस्व विभाग को बता दिया था। तो टीम रात को पहुंच गई थी, पर अंधेरा होने के कारण कल वो नहीं आ पाए। आज सुबह बचाव दल आ गया था और उन्होंने अभी जैसी सूचना मिल रही है कि एक व्यक्ति को बचा लिया है। अब उसने ये बताया कि एक व्यक्ति उसके और साथ था। जैसी अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति उनके साथ और था जिसको खोजा जा रहा है। और बढ़ेंगे आगे। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लोन वर्राटू अभियान के तहत 12 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। बताते चले कि 8 नक्सली इनामी हैं और जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उसमें से 2 चंद्रना और अमित पर 8-8 लाख का इनाम था। इन 12 नक्सलियों के सरेंडर पर दंतेवाड़ा पुलिस ने केक भी काटा है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। लगभग 28 लाख रुपए है। इसमें 30 वर्ष से अधिक माओवादी संगठन में सक्रिय डीवीसीएम रैंक के पश्चिम बस्तर डिवीजन के चंद्रन्ना पुणे में, जो तारलागुड़ा, कुरचोली जैसे, पुरवाड़ा जैसे मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट जिसमें सक्रिय थे। लगभग 30 वर्ष से वो सक्रिय थे नक्सल संगठन जिले में आज लोन वर्राटू अभियान के तहत 12 नक्सलियों ने समर्पण किया और अब इस अभियान के तहत अब तक 1005 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया, जिस पर पुलिस ने एक जश्न भी मनाया और एक केक भी काटा। इस समय मैं उसी पुलिस लाइन में मौजूद हूँ। इसमें एक 8 लाख का इनामी नक्सली चंद्रना ने भी सरेंडर किया, जिस पर 8 लाख का इनाम था। कब से वो संगठन में जुड़े थे, आखिर नक्सलवाद कितना कमजोर हुआ है, कैसे उनकी विचारधारा टूट रही है और उनकी विचारधारा से टूट कर लोग सरेंडर कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। कौन से दलम में थे आप? सर पहले बासागुड़े दला में 1996 में भर्ती हुआ। आज कितने लोग यहाँ सरेंडर करने आए हैं? हम तो मेरा एक जना है सर अभी। अच्छा, तो आप वहाँ संगठन में थे, वहां पर अब क्या लगता है कि नक्सलवाद एकदम कमजोर हो गया इसलिए लोग सरेंडर करने आ रहे हैं? क्या बात है, आपको क्या लगता है? मेरा सर मेरा कमजोरी मतलब उम्र बढ़ गया, तबीयत ठीक नहीं है, पुलिस दमन थोड़ा ये ज्यादा हुआ, सरेंडर करके भाई। जिस तरीके से पुलिस ऑपरेशन चला रही है, जंगल के अंदरों में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, इसका भी एक डर बढ़ा होगा अंदर में नक्सलियों में? जी सर, बढ़ा है। हमारे साथ एडिशनल एसपी भी खड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं। इस समय ऑपरेशन मानसून भी चलाया जा रहा है। बता दूं कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो, सुकमा हो, सभी जगह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस ऑपरेशन में पुलिस भी लगातार उनके कामयाबी में मिल रही है। सर बताएंगे कि जो ऑपरेशन मानसून है इसको लेकर किस तरीके से मतलब तैयारियां चल रही है? ऑपरेशन मानसून को लेके हम लोग पिछले साल भी मानसून में ऑपरेशन किए थे, बट मानसून में ऑपरेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बट अभी हम लोग माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का क्लियर निर्देश था कि मानसून में भी ऑपरेशन हम लोग कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी गैप देंगे तो इतना हम लोग मोमेंटम बिल्ड करके अभी ब्रेक दे देंगे तो फिर हमारा टारगेट अचीव करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो हम लोग भी सभी एसपी आईजी सर लोग सब बैठ के ये डिसाइड किए थे कि मानसून में ऑपरेशन करने में क्या दिक्कतें आती है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो मेनली नदी पार करना और मेनली वही तो एक दिक्कत आती है, तो उसको कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ से ब्रिजेस बनना चाहिए और कहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, कैसे हम लोग अंदर पहुंच पाते हैं, वो सब आपको इन डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट उसका रणनीति बना हुआ है और अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट मानसून सीजन में भी ऑपरेशंस कंटिन्यू होते रहेंगे।
जिस तरीके से सर सीसीएम कैडर के नक्सली हिट किए जा रहे हैं और इन हिट नक्सलियों के बाद में अब आपको क्या लगता है कि किस स्तर पे मतलब नक्सलवाद टूट रहा है या कब तक जो टारगेट दिए खत्म होगा? हमें जो जानकारी मिल रही है कि सीसी कैडर हमेशा टीसीओसी के टाइम पे भी और उन लोगों का साल में एक बार मीटिंग होता ही है, बट जिस हिसाब से सीसी कैडर का नुकसान होते जा रहा है उन लोगों का भी संख्या कम होती जा रही है और उन लोगों को बैठ के एक आगे की रणनीति बनाने के लिए भी कुछ मौका नहीं मिल रहा है। जैसे अगर मैं पहले भी वही बात बोल रहा था कि अगर मानसून में हम लोग ऑपरेशंस कम कर देंगे तो फिर वो लोग बैठ के अपना रणनीति बना लेंगे, तो इससे अच्छा हम लोग कंटिन्यू ऑपरेशंस करेंगे और उनको और न्यूट्रलाइज करने में और सरेंडर करने में, अरेस्ट करने में अगर सफल होते रहेंगे तो मार्च 26 तक हमारा जो टारगेट है वो अचीव करने में हमको इजीली हो पाएगा। तो देखिए मार्च 26 तक जो डेडलाइन दी गई है उसको देखते हुए ऑपरेशन मानसून भी लगातार चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन मानसून में नक्सलवाद को पीछे ढकेलने की हर कवायद चलाई जा रही है। एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। बैतूल से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां महिलाओं से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। साल भर में महिलाओं से ठगे करोड़ों। बताते चले कि महिलाओं के 425 समूह बनाकर ठगी का मामला सामने आया है। महिलाओं से खाते में जमा करवाया पैसा, तो करीब 1 साल से खाते में जमा करा रहे थे पैसा। बताते चले कि बैतूल में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां ठगों ने जिले में महिलाओं के 425 समूह बनाए। समूह बनाने के बाद महिलाओं से डेली बचत की राशि जो कि 25 रुपए हफ्ते से लेकर 150 रुपए तक जमा करवाए गए और ऐसे ही 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए ठग कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जिले में सत्यकाम फाउंडेशन बिहार की ओर से जिले के 10 ब्लॉकों में बेरोजगार महिलाओं को जोड़ा गया। पंचायतों में महिला समूह बनाने और उनसे डेली बचत राशि जमा करने के लिए महिला एजेंट बनाए गए। फिर जिले में 425 समूह से करोड़ों रुपए अपने खाते में जमा करवाकर अब रफू चक्कर हो गए हैं। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच की जा रही है। मेरा नाम सरिता उइके है और मैं एरिया ऑफिसर के पोस्ट पे मुझे जॉब दिया गया था और मेरे से 49,000 भी भरवाया गया था। बोले 18 महीने के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, बट अब पता चल रहा है कि संस्था फ्रॉड निकल चुकी है। मेरे नीचे मैंने 8 लोगों को ऐड किया था और एक बीपीओ के पोस्ट पे था और कुछ लोग पीसी के पोस्ट पे जॉब कर रहे थे। उनको सैलरी भी मिल रही थी और वो लोग, उनका काम था हर गाँव में जाके समूह बनाने का। समूह बनाए उनने और सेविंग करवाए उनसे हर सप्ताह और ट्रांजैक्शन करवाए संस्था के अकाउंट में। और अब कितना सेविंग 25 से स्टार्ट था। सर, ये हम लोग जन सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट में हम लोग काम करते थे, बेरोजगार थे और रोजगार के नाम पर हम लोगों को रोजगार दिया गया। और बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम सैकड़ों ऐसे कर्मचारी है जो इस बात का शिकार हुए हैं। और ये संस्था मधुबनी बिहार की है और कटनी में भी इसका ऑफिस था और एक ऑफिस अपने गड़ेकर हॉस्पिटल के बाजू में था। और कम से कम सर बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 424 समूह बने हैं और करोड़ों रुपए का गमन करके ये लोग ना भाग गए। कल जो है कुछ महिलाएं जो है एसपी ऑफिस और थाना कोतवाली में उपस्थित आई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि एक सत्यकाम फाउंडेशन है जो अपने गड़े अस्पताल के पास में है। वहाँ पे जो बिहार की संस्था है उनके द्वारा कुछ पैसा जमा कराया जाता था, उस एवज में उनको नौकरी के नाम पे पैसा दिया जाएगा, मगर जो है संस्था के द्वारा जो है उनका पैसा लेके फरार हो गए। इस संबंध में उनकी शिकायत दर्ज हुई है, अभी उसकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में अगली बड़ी खबर खरगोन से है, जहां यूरिया खाद को लेकर किसानों का हंगामा। खाद की मांग को लेकर किया चक्का जाम। पुलिस और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो अधिकारियों ने किसानों को समझाया। खबर खरगोन से है, जहां यूरिया खाद की मांग को लेकर किसानों ने हंगामा किया है। बताते चले कि किसान एक हफ्ते से खाद के लिए परेशान है, तो करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर से किसान खाद लेने पहुंचते हैं। जब किसानों को खाद नहीं मिला तो गुस्साए किसान धरने पर बैठ गए और बिस्टान रोड पर चक्का जाम कर दिया। तो जब चक्का जाम की खबर प्रशासन को लगी तो पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया गया। सर नंबर लगे हैं 5 बजे 4 बजे रात से, तो हमको बोले दे देंगे आ जाएगा नंबर, स्लिप लेके जाओ तो लाइन में जाओ, घर जाओ तो हमारा अनाज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लेंगे। क्या तो कह रहे खाद की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कहाँ से कमी नहीं आने दे रही है? अभी मैं कल गई थी तो मेरे को बोला कि 2 दिन बाद आना, तो 2 दिन बाद दे देंगे, फिर क्या होगा हमारा अनाज पर? हम खत के लिए बैठे हैं, खत नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। सबसे परेशान हो रहा है आप? हम 3-4 दिन हो गए यहाँ कहीं स्कूल रखा है, उनको बोरिया को यहाँ बैठाते, रात को आके बैठते और वहाँ से 4 बजे 5 बजे कूट के आते, नंबर लगते, नंबर लगने के बाद में बोलते ये टोकन देंगे, टोकन भी नहीं देते। और 5-6 दिन हो गया, अब ये आज देंगे कल देंगे बोल रहे, और अभी 13 तारीख देंगे बोले, तो हमको 13 तारीख के रास्ता दिखेगा क्या?
अभी अधिकारी लोग आए हैं यहाँ पर, क्या बोला उन लोगों ने? हमको बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हम खरीद दो। ये आसपास के खरगोन जिले के किसान हैं, इनका कहना है कि हमको 8 और 9 तारीख के टोकन यूरिया खाद के लिए दिए गए थे, लेकिन यूरिया खाद अवेलेबल नहीं होने से वो रुष्ट हो गए हैं, जिनको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाया भी जा रहा है, परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि जिनके पास टोकन है उनको यूरिया दिया जाए। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां मुरार इलाके में 3 लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की है। मामला बड़ा गांव के नजदीक मोहनपुर हाईवे के पास का बताया जा रहा है। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में भी दर्ज हुई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 युवक एक प्लास्टिक के पाइप से एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं। उधर तस्वीरें सामने आने के बाद सीएसपी रॉबिन जैन ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुरार थाने में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बड़ा गांव क्षेत्र थाना मुरार का मामला है। बालाजी होटल पे कुछ लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक फरियादी अरुण यादव हैं, उनके साथ 3 लोगों ने मारपीट की थी। उनके द्वारा थाने आकर रिपोर्ट की गई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा इसमें विवेचना की जा रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, उसके आधार पर भी आरोपियों के संबंध में हम जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कुल 3 आरोपी इसमें बताए गए हैं, और भी अन्य अगर कुछ होगा फरियादी कथन लेकर, उनका भी इलाज वगैरह चल रहा है, उनसे भी कथन लेकर इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां एक्शन में जिला प्रशासन। बागेश्वर धाम हादसे के बाद कार्रवाई। 50 से ज्यादा दुकानों का हुआ निरीक्षण। 3 दुकानों को किया गया बंद तो अवैध होम स्टे को किया गया सील। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। राजस्व और पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 3 दुकानों को बंद कर दिया गया, तो वहीं एक अवैध होम स्टे को सील कर दिया गया है और शासकीय जमीन पर बने 6 होम स्टे ध्वस्त किए गए हैं। साथ ही अवैध रूप से बिजली कनेक्शन लेने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। 27 दुकानों और होम स्टे का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। एसडीएम ने बताया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर महोदय के निर्देशन पे बागेश्वर धाम स्थित जो भी अवैध होम स्टे है, जो कि या तो शासकीय भूमि में बने हैं या फिर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी कल जांच की गई है और जो भी अत्यधिक बुरी स्थिति में पाए गए उनको गिराने की भी सर के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। और साथ ही जो भी वहाँ पे दुकानें हैं, खाद्य दुकानें हैं, ढाबे हैं, उनके सामग्रियों की जांच की गई है। काफ़ी विनिष्टीकरण कराया गया है। जो सामान खराब था, कुछ फूड सैंपल भी लिए गए हैं। बहुत सारी जगह घरेलू सिलेंडर से बन रहे थे तो उनको भी जब्त करने की कार्रवाई की गई है। और एमपीवी की टीम भी साथ में थी, तो ऐसे जो भी अवैध कनेक्शन कटिया लगा रखे थे या जो यूज वायर्स वाले थे, तो ऐसे अवैध जो भी कनेक्शन थे उनको भी कल काटने की कार्रवाई की गई है। और कलेक्टर सर के निर्देश में ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। रीवा जिले के सिरमौर विकासखंड में अपने ही जनपद अध्यक्ष के खिलाफ 25 में से 22 सदस्यों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। इन नाराज सदस्यों ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के सामने लिखित में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान मौके पर 19 सदस्य पहुंचे। सदस्यों का अपने अध्यक्ष पर आरोप है कि उनसे हर बात पर पैसा मांगा जाता है। उनका कोई भी काम अध्यक्ष की तरफ से नहीं किया जाता है और न ही उन्हें सम्मान दिया जाता है। इस दौरान कलेक्टर ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जनपद वार्ड क्रमांक 2 से सियासराना आदिवासी हूँ। नाराजगी यह है कि जो हमारा 15वां वित्त का जो बजट आता है, हम लोग किसी भी जनपद सदस्य को दिया नहीं जाता है। चूँकि 3 वर्ष हो गए, किसी भी पंचायत में, हमारे खुद पंचायत में 1 रुपये नहीं गया आज तक। कोई काम के लिए बोला जाता है तो सुन ही रही हैं, हैंडपम्प बिगड़ गया, कुछ भी हो गया है। नाराजगी की वजह ये है कि हम लोगों को सम्मान भी नहीं मिल रहा है। हम लोग के सम्मान में ठेस पहुंचाती हैं और ना कोई निधि मिल रही है, ना कोई मुझे सम्मान मिल रहा है, तो फिर मुझे मिल क्या रहा है? हाँ, तू तड़क करके बातें करती हैं, ये कोई अच्छी बात है? हम भी तो जनपद सदस्य हैं। अगला अध्यक्ष किसको चुनने जा रही है? हम 3 में से आपस में डिस्कस कर लेंगे। वो नाम बता दीजिए। जनपद से मुन्नी दाहिया और सावित्री शाकेत, श्यामकली शाकेत। मंडला में नर्मदा नदी पर बने बड़े पुल के अंदर घुसे एक विक्षिप्त शख्स का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। कड़ी मशक्कत के बाद उसे पुल से बाहर निकाला गया।
बताते चले कि नदी में बने बड़े पुल पर हर पिलर के बीच करीब 3 फीट का गैप है, जहां से पुल के अंदर जाने की गुंजाइश है और यहीं से ये शख्स अंदर घुस जाता था। बताया जा रहा है कि वो शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त है और कई दिनों से उसी जगह में रह रहा था, क्योंकि वहां से बिस्तर भी मिला है, लेकिन फिर उसे कुछ लोगों ने देख लिया। इसके बाद मौके पर एसडीआरएफ पहुंची और शख्स को बाहर निकाला गया। घटना अपने रप्ता पुल की है, जो ब्रिज बना हुआ पुल है, और इसमें एक व्यक्ति जो है वो मेंटली है, जो वो अंदर पता नहीं कैसे चला गया और वहाँ पे शायद काफ़ी दिनों से रह रहा है। उसके 2 बिस्तर लगे हुए हैं। हमको जैसी जानकारी मिली कि एक व्यक्ति अंदर घुसा हुआ है, तो हमने तत्काल पहुँच के वहाँ पे रेस्क्यू कार्य किया, जिसमें अंदर हमको जाना पड़ा। उसमें बहुत सारी कठिनाई भी हुई कि हम छाती के बल अंदर घुसे, फिर अंदर जाके देखे तो वहाँ पे जहाँ खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो मतलब 3 फीट करीबन की उसकी ऊंचाई है और अंदर बहुत सारे कंकड़ पत्थर वगैरह हैं, जिससे हमको मतलब उसका सामना करते हुए फिर वहाँ पे देखे कि 2 बिस्तर लगी हुए हैं इसके। एक बिस्तर देखे, फिर हम उसको पकड़ने जा रहे थे तो फिर वो आगे चला गया। फिर हम 2 जवान थे, फिर आगे से फिर 2 जवान और उतरे। जब फिर हम उसको बीचों बीच में लाके उसको हमने सेफ फिर उसको पकड़ा और फिर उसको रस्सी के सहारे बांध के बाहर निकाला गया। देखिए, अभी हमने होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब से बात करी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अंदर पुल के अंदर खाली जगह पे घुसा हुआ है और उसका हमारी टीम रेस्क्यू कर रही है, और अभी रेस्क्यू करके उस टीम ने उस व्यक्ति को निकाला है। हम समझना चाहते हैं, हमारे साथ हेमराज जी रेस्क्यू टीम के मुखिया हैं, इन्होंने उस आदमी को निकाला। सर, ये कहाँ से घुसा आदमी, कैसा था, कौन सा व्यक्ति था? ये हमारे महिष्मती घाट से पिलर नंबर 2, वहाँ पर एक 2 से 2.5 फीट का स्पेस गैप है, वहाँ पर उसको घुसते हुए देखा गया। जैसी सूचना मिली तत्काल हम अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँच गए, और चूंकि जगह बहुत कम थी और सिचुएशन गंभीर थी, हमने से 2 व्यक्ति वहाँ पर उतारे, और जैसे ही वो अंदर गए, वो अंदर लेटा हुआ था और हमारे रेस्क्यूअर को देख के वह दूसरे पिलर की ओर भागने लगा। क्योंकि हर पिलर में संभवतः एक होल बने हुए हैं, तो वह दूसरे होल से कूद ना जाए, इस डर से हमने अपने जवानों को वहीं रोका। दूसरी टीम 2 जवानों की दूसरे पिलर से उतारा। उसके बाद उसे दोनों पिलर के बीच में जो खाली स्पेस था, वहां पर उसे पकड़ा और स्टेबलाइज करके फिर धीरे से बाहर निकाल पाया। अंदर आपने क्या देखा सर? आपकी टीम ने क्या 2 बिस्तर लगे हुए थे और आदमी का भी मेंटल था? कहाँ का व्यक्ति था, कुछ जानकारी? हाँ, व्यक्ति अपने आप को जबलपुर का बता रहा है, प्रीतम नाम भी बता रहा है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा वो विक्षिप्त है। और अंदर चूंकि वो बात मान नहीं रहा था, बीड़ी और इस तरह की डिमांड भी कर रहा था, तो कुछ चीजें उसे प्रोवाइड भी की गई थी कि उस लालच में वो आ जाए करके, लेकिन बात बनी नहीं। तो फिर हमने उसे थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करके उसे शांत किया और उसे लेके आए। सर, लगता नहीं आने वाले समय में और ऐसी घटनाएं ना हो तो उस एरिया को बंद किया जाना चाहिए? हाँ, घटना एक हो चुकी है तो संभावना है आगे भी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। अंबिकापुर से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमरजीत भगत को थाने लेकर पहुंची पुलिस। समर्थकों के साथ बीजेपी प्रशिक्षण स्थल जा रहे थे भगत, तो सीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे अमरजीत भगत। खाद और बीज की कमी खत्म करने की मांग कर रहे। बताते चले कि रास्ते में ही पुलिस ने भगत को हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी अंबिकापुर से दे रहे हैं। पूर्व मंत्री को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमरजीत भगत को थाने लेकर पहुंची है पुलिस। समर्थकों के साथ बीजेपी प्रशिक्षण स्थल जा रहे थे भगत, तो सीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे अमरजीत भगत। खाद और बीज की कमी खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत रास्ते में ही पुलिस ने भगत को हिरासत में ले लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित की है और इस हड़ताल में केंद्र और राज्य सरकार के कई विभागों में कार्यरत पदाधिकारी, बैंक, बीमा आदि क्षेत्रों के कर्मचारियों ने नीमच में विरोध प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को 21 मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। ट्रेड यूनियन के द्वारा आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते आज नीमच में भी बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्र के जो कर्मचारी, अस्थायी, अस्थायी व श्रमिक वर्ग के काफ़ी नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। हम इस समय नीमच की गांधी वाटिका में मौजूद हैं और हमारे साथ जो C2 यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे किस तरह की हड़ताल है और क्या पूरी आज योजना बनाई है, किस तरह से आप आज आए हैं, क्या उद्देश्य से आए हैं। देखिए, आज पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान मजदूर, किसान और कर्मचारियों के संगठनों ने, विभिन्न संगठनों ने किया है। इसी तारतम्य में हम लोग जो है यहाँ पर आज स्थानीय गांधी वाटिका में इकट्ठे हुए हैं। दरअसल भारत सरकार और जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं वो
लगातार मजदूर, किसान और कर्मचारियों के विरोध में नीति बना रही है। और अब कांकेर से बड़ी खबर है, जहां धोखाधड़ी के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 1 करोड़ 15 लाख की ठगी का पूरा मामला बताया जा रहा है। रियल एस्टेट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। 3 आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। रायपुर से पकड़े गए आरोपी इस वक्त की बड़ी जानकारी कांकेर से दे रहे हैं, जहां धोखाधड़ी के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 1 करोड़ 15 लाख की ठगी का पूरा मामला बताया जा रहा है। रियल एस्टेट के नाम पर धोखाधड़ी का पूरा आरोप है, तो 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। रायपुर से पकड़े गए हैं आरोपी इस वक्त की बड़ी खबर। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां नए श्रम कानून के खिलाफ कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बैंक, डाकघर, आंगनबाड़ी कर्मचारियों समेत 44 संगठनों के आह्वान पर कर्मचारियों ने ग्वालियर में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए कानून को वापस लेने की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर कानून वापस नहीं हुए तो सभी कर्मचारी आंदोलन और तेज करेंगे। हमारे देश भर में आज हड़ताल है। केंद्र की सरकार सबसे पहले किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून लेके आई थी। वो जो कृषि कानून लेके आई थी, वो किसानों की जमीनों को कॉरपोरेट को देना चाहती थी। किसानों ने विरोध किया, 13 महीने तक बॉर्डरों पर किसान डटे रहे। वो बिल वापस हो गए। अब वो मजदूरों के खिलाफ 44 कानूनों को समाप्त करके 4 श्रम संहिताएं लेके आई है। ये सरकार मजदूरों को कॉरपोरेट का, पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। 8 घंटे काम के बजाय 12 घंटे काम, कोई वेतन नहीं देना पड़े मजदूरों को। चाहे जब काम पे रखो, चाहे जब निकालो, वो अदालत नहीं जा सकता। इस तरह का प्रावधान कर रही है, जिसके विरोध में आज पूरे देश भर में हड़ताल है। और उसी की कड़ी में हम यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से हड़ताल करके यहाँ पहुँचे हैं। शिवपुरी की आईटीआई में पिछले 15 दिनों से पढ़ाई प्रभावित है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई बाधित होने के पीछे यहां पिछले 15 दिनों से बिजली की सुविधा को ना होना बताया जा रहा है। बताते चले कि कैंपस में लगे 33 केवी के ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई, जिससे छात्रावास में रहने वाले बच्चे परेशान हैं। साथ ही छात्रावास में ना पीने के पानी की सुविधा है, ना छत पर पंखे चल रहे हैं। ऊपर से बिजली गायब है। परेशान छात्रों का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ इसका असर परीक्षा पर भी पड़ेगा। तो वहीं अब बिजली आपूर्ति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। उस हिसाब से हमने 20 तारीख को सत्र समाप्त किया, जैसा कि लेटर है हम लोगों के पास, उस हिसाब से समाप्त कर दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छात्रावास में रह रहे हैं, जिनको मतलब कोचिंग करना है या वो करना, तो उनके लिए हमने लाइट की व्यवस्था पर्सनल मतलब अपने घरों से दी है। प्रिंसिपल साहब ने अपने घर से दी है। पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, टैंकर आ रहा है, डल रहा है, उनके लिए काम तो कर रहे हैं ना सर। और अब एग्जाम की तैयारी जो है, वो उसके पहले जैसे कल लग गया ट्रांसफार्मर, आज से बिजली सप्लाई चालू। सर 15 दिन जैसे समय लग गया, मतलब तो सर ये छोटी मोटी चीज तो है नहीं। 11 के भी होता सर तो यहाँ सुधर जाता है, गुना में सुधर जाता है, वो 33 के भी है। और क्योंकि इतना हम लोगों के पास में मतलब वित्तीय शक्ति है नहीं कि हम उसको तुरंत खरीद लें और कोई चीज आसानी से हमें मिल जाए। पिछले 15 दिन से छात्र नहीं हैं, आईटीआई में अंधेरा है और कहीं ना कहीं आईटीआई के अधिकारियों का ये कहना है कि बिजली 15 दिन बाद ही सही लेकिन बहाल कर ली गई। उनका ये भी कहना है कि इस जनरेटर के भरोसे सब कुछ चलता था, लेकिन अगर इस जनरेटर की कैपेसिटी देखें तो जो अंदर आपको मशीनें दिखाएंगे, उन मशीनों का लोड ये किसी भी तौर पर नहीं ले सकता। ये सिर्फ आप तस्वीरों के जरिए बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो जनरेटर है इसका लोड केवल और केवल इस पूरे कैंपस की बिजली को रोशन करना, और साथ ही साथ यहाँ केवल अगर चल सकता है तो कंप्यूटर लैब, लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उसका लोड ये लेने के लिए तैयार नहीं है। और वो लैब बिल्कुल भी किसी भी छात्र को प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध नहीं है। कारण साफ तौर पर है कि बिजली 15 दिन से लापता और उसके बाद इस जनरेटर का सहारा, और यही इनके पास में बैकअप है, जो अपने आप में चिंता और बड़े सवाल खड़ा करता है। हम आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट से तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारों की बात सुनिए। और अब रतलाम से खबर है, जहां ठेला रेहड़ी लगाने वाले की नाराजगी सामने आई है। कर्मचारियों ने नगर निगम की वसूली के खिलाफ विरोध जताया। नगर निगम के प्रतिनिधि प्रतिदिन 50 रुपए वसूली के आदेश के खिलाफ फुटकर व्यापारियों ने अनूठे अंदाज में विरोध जताया है।
फुटकर विक्रेता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और परिसर में गरबा करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको प्रदर्शन की दिखा रहे हैं, जहां रतलाम से ये बड़ी खबर है। ठेला रेहड़ी लगाने वालों की नाराजगी सामने आई है। हमारी समस्या है कि हम फल और सब्जी बेचते हैं और जो नगर निगम में हमारे ऊपर 100 या 50 रुपए शुल्क लगाया है वो गरीब लोगों को देख के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 100 रुपये और 50 रुपये में 4 किलो आटा आता है। वो हमारे घर 4 दिन चलता है, तो हम इतना शुल्क नहीं दे सकते। और हम यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ गांधीगिरी करने आए हैं और महापौर जी को जब तक मनाएंगे जब तक वो मान नहीं जाए। इनके अधिकारी अगर हमारे से शुल्क लेने आएंगे तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गांधीगिरी करेंगे, देशभक्ति के गाने गाएंगे, जैसा कि आज हमने यहाँ पे गरबा करा। और सब्जी की जो ठेला गाड़ी बाजार में फुटपाथ पे लगाते हैं, हमने 3 साल से इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर लागू नहीं किया था, लेकिन लगातार इनको छूट देने के कारण राज्य शासन की तरफ से जो चुंगी क्षतिपूर्ति और सीएम इंफ्रा का जो फंड मिलता है उसमें हमारी कटौती की गई थी। तो हमें मजबूरन इनका जो पर डे के हिसाब से शुल्क पहले लिया जाता था वो परिषद में लागू करके सब्जी वालों का 30 रुपया तो फ्रूट वालों का 50 रुपीज़ हमने शुरू किया था। और अब मंडला से बड़ी खबर है, जहां नर्मदा नदी पर बने बड़े पुल के अंदर घुसे एक विक्षिप्त युवक का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे पुल से बाहर निकाला। बता दें कि नदी पर बने बड़े पुल पर हर पिलर के बीच में ही करीब 3 फीट का गैप है और जहां से पुल के अंदर जाने की गुंजाइश है, यहीं से ये युवक अंदर घुस जाता था। बताया जा रहा है वो युवक कई दिनों से उसी जगह में रह रहा था, क्योंकि वहां से बिस्तर भी मिला है, लेकिन फिर उसे कुछ लोगों ने देख लिया। अगली खबर सागर से है, जहां मकरोनिया के एक सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक क्लास में कोबरा सांप नजर आया। गंभीरिया में मौजूद इस स्कूल में सुबह सफाई कर्मी की नजर कोबरा सांप पर पड़ी। उसने फौरन स्कूल के टीचर्स को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद एक स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसके बाद सांप को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। हमारे यहाँ कक्षा 6वीं के कमरे में ये दिखा सांप, तो हमने अकील बाबा को फ़ोन किया, इन्होंने आके इसको पकड़ा है। इन्होंने इसका नाम काली नागिन बताया है और सफलतापूर्वक इसको पकड़ के जंगल में छोड़ने ही ले। कौन सी क्लास में था और कौन कक्षा 6वीं में? कहाँ, कौन सा विद्यालय ये? शासकीय माध्यमिक विद्यालय गंभीरिया। और इसी के साथ शाम की ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।